अगर ये स्लम के बच्चे एजुकेशन में नहीं जाते तो उनका भविष्य क्या होगा? जाके किसी चाय के ठेले पे बैठे होंगे, जूस कॉर्नर पे बैठे होंगे, अपना कोई खुद का कुछ स्टार्ट कर लेंगे। बट सब ऐसे नहीं होते। सब ऐसे नहीं ये होते। हमें भी लगता था कि सब ऐसे होते हैं, बट जब आप जाओगे तो आपको पता चलता है कि इनमें भी कितना टैलेंट है। जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं और उन सबको पता है कि सैटरडे संडे को ये 3 घंटे के लिए यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी दिखाते हैं अपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने मस्जिद में दिवाली मना रखी है, हम मंदिरों में ईद सेल, बिकॉज बच्चों के साथ हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमने गुरुद्वारे में क्रिसमस मनाते हैं, उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करने को मिला थ्रू आउट द जर्नी? हमने एक पार्क आइडेंटिफाई किया था जो क्लोज था और वो सेफ भी था बच्चों के पढ़ने के लिए। हमारी क्लासेस शायद 1 महीना चली थी। वहाँ से लोग लड़ने आ गए थे कि अरे इन बच्चों को तुम यहाँ पढ़ा रहे हो, हमारे फूल तोड़ देंगे। बहुत ही सेल्फिश मोटिव के साथ लोग आते हैं। स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे तो ऐसे लोग भी आए, वो आए, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, फोटो क्लिक करी और बोले अच्छा हम सामान कलेक्ट कर लें। हम ऐसे सोच के भी लोग हैं। ऐसे लोग भी आते हैं। बड़ा आदमी बनना है। कुछ स्टोरी जहाँ पे आपको लगा कि हाँ इन बच्चों का करियर बना, वो आए। फर्स्ट बैच था हमारे बच्चों का, उसमें एक लड़का था। तो मैं सेंटर में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो मेरे पास एकदम से अरे भैया ये क्या है? मैंने बोला लैपटॉप है, मुझे भी दिलाओगे? मैंने बोला था 12th में 75% से ज्यादा मार्क्स आएंगे तब। तो जिस दिन रिजल्ट आया 12th का, उसका मुझे कॉल आता है। दिन में मैं ऑफिस में था, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ। कहता भैया मैं पास हो गया। कहता 86%। हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे हैं द राहुल रंजन शो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारत की जो स्ट्रीट्स पे दिखता है, स्लम्स में दिखता है, लेकिन इनके एजुकेशन और फ्यूचर की चिंता बहुत कम लोग करते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द सोसाइटी। और हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो इसी थॉट के साथ काम कर रहे हैं, मिस्टर आकाश टंडन जी, जो कि पहचान द स्ट्रीट स्कूल के साथ हजारों अंडर प्रिविलेज्ड स्ट्रीट्स के बच्चे, स्लम्स के बच्चों के फ्यूचर को संवारने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपने बुलाया सो काफ़ी एक्साइटमेंट है। आपके काफ़ी सारे शोज देखे हैं मैंने। ओके, तो लाइक रियली एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को दीजिए कि ये जो स्ट्रीट स्कूल आप चला रहे हैं, जिसमें हमने देखा हजारों बच्चे अपना भविष्य बेहतर कर रहे हैं आपकी मदद से, तो इस फील्ड में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, था। उसके बाद जब कॉलेज छोड़ा, सो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे स्टार्टिंग से ही सोशल वर्क में सब इन्वॉल्व थे, तो स्कूल में थोड़ा सा किया, फिर कॉलेज में जाके थोड़ा और किया। कॉलेज से निकल के फिर वही था कि अब कुछ जब प्रोफेशनली आप कर रहे हो, आपके पास थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज हैं, सो अब इसको थोड़ा सा और मतलब एज अ ह्यूमन आई गेस हर किसी का होता है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे कॉलेज के टाइम से बहुत सारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट, छोटा करके कॉलेज लेवल पे, थोड़ा सोशल लेवल पे, बाद में जाके सेंटर, बिकॉज वो जो फेस था उसमें बहुत सारे एजिटेशंस होती थी, बहुत सारी रैलीज निकलती थी। तो उस टाइम के जो पूरी जनरेशन है वो इसी पूरे फेज से निकली। तो मैं भी उसी में था। बट एक पॉइंट के बाद फिर रियलाइज हुआ कि आप एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी में आप कोई भी सोशल वर्क कर लीजिए, जिस दिन आप एफर्ट्स डालने बंद होंगे वो पूरा इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा। दैट्स राइट। बहुत सारी जगह पे देखा कि यार इतना काम किया बट कुछ भी नहीं है। सो दैट वाज अ पॉइंट वेयर यू नो आई थॉट कि अच्छा कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे इम्पैक्ट कुछ क्रिएट हो, कि कल को हम ना भी करें तो ये चलता रहे। सो जब जॉब लगी, जॉब स्टार्ट हुई पैरेलली, बिकॉज वीकेंड्स पर फ्री थे, कुछ तो करना था। तो करते हम एक स्लम के पास पहुंचे जो कि सेंट्रल दिल्ली में है। अगर आप, ये ब्लू लाइन ही है आपकी यहाँ पे आ रही है। जी। सो जब यहाँ से आप यमुना पार जाते हो तो एक बीच में एरिया आता है जहाँ जिसकी बिल्डिंग है जहाँ पे WHO, विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके जस्ट 50 मीटर्स के साथ एक बहुत बड़ा स्लम है। सो हमारा जो अटेंशन था, यमुना बैंक पे है वो, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास, यमुना बैंक से एक स्टेशन पहले। प्रगति मैदान के बाद। हाँ जी। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट आया कि अरे यहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे होता है जब आप यंग होते हो, कॉलेज से निकलते हो, अरे हम तो दुनिया बदल देंगे। करेक्ट। तो हम लोग वहाँ गए कि चलो देखते हैं अरे इतने सारे लोग यार, अरे इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। जब हम वहाँ गए, सो वो एक्चुअली गए तो हम बहुत मोटिवेटेड थे कि वही दुनिया बदलेंगे, काम करेंगे। बट जब आप अंदर जाते हो तब आपको रियलिटी चेक मिलता है
एंड तब आपको लगता है कि आप कितने छोटे हो, मतलब वहाँ ऑलमोस्ट 10,000 लोग रह रहे हैं जिनके पास उस टाइम की बात है ना प्रॉपर वाटर सप्लाई है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना उनके प्रॉपर घर हैं, कोई WHO के साथ में है बट कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो आप क्या करोगे? कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई नहीं थी उस टाइम पे। तो वो जो सड़क अंदर जाती थी वो भी टूटी हुई थी एंड दोनों साइड नाला है। सो द ओनली थिंग दैट डिवाइड्स WHO की बिल्डिंग एट द स्लम इज वो नाला। अभी लास्ट ईयर जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, आपको याद होगा, एक बिल्डिंग टूटी थी और कुछ झुग्गियां बह गई थी, वो वही है। क्योंकि वो WHO की बिल्डिंग में पानी भर गया था तो वो दीवार टूट गई। तो गवर्नमेंट उसको एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रूप में देखती है अब ऑथराइज्ड हो गई है बिकॉज अब वहाँ बिजली के कनेक्शन है, पानी का भी सप्लाई, कॉमन टैप्स लग गए हैं, थोड़ी सड़क बन गई है, बट एट द एंड वो स्लम है। तो जब वहाँ गए तब हमें रियलाइज हुआ कि भाई हम इनकी क्या हेल्प करेंगे, इनको खाना दे देंगे, पैसे दे देंगे, कपड़े दे दोगे, क्या दे दोगे? एंड दैट एरिया WHO से चलो 50 मीटर्स पास है, विद इन 1 किलोमीटर वहाँ पे दिल्ली CM का ऑफिस है, विद इन 1.5 किलोमीटर्स वहाँ पे दिल्ली कमिश्नरेट का जो पूरा दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, 2 किलोमीटर में आपका इंडिया गेट, प्रगति मैदान, 3-4 किलोमीटर में तो राष्ट्रपति भवन कवर हो जाएगा। क्या बात है। तो वो दिल्ली के सेंटर में अगर ये हाल है तो यू कैन ओनली इमेजिन कि भाई बाहर जाके आउटसाइड दिल्ली या जो रूरल एरियाज है वहाँ पे तो क्या होगा। उस टाइम पे भी रियलाइज की जो हमारे अंदर वो होता है ना कॉन्फिडेंस कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअली वी गॉट डिमोटिवेटेड एंड वापस आते आते, क्योंकि उसी नाले में कुछ बच्चे थे जो स्विमिंग कर रहे थे एंड दैट नाले में वन पॉइंट की भाई नाले में, बिकॉज उनके लिए वही वाटर पूरा एक, मतलब आपके आसपास कहीं पानी है तो वहीं पे आप खेलोगे। अब बच्चों को थोड़ी पता है कि वो नाले का पानी है, तो उन बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन एक स्टार्ट हुई कि अरे नाले में क्यों, अरे हम तो यहीं नहाते हैं, अरे ये तो जहरीला पानी है, मर जाओगे यहाँ पे नहाओगे तो। करेक्ट। सो वो जो एक कम्युनिकेशन थी कि किसी को आपने सिर्फ इतना बताया कि ये पानी में तैर के अगर आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये तो जहरीला पानी है, आप मर जाओगे। स्किन के लिए, उसके बॉडी तो के लिए, जस्ट इमेजिन जो छोटी सी कम्युनिकेशन है उसका क्या एक पूरी जान बचा सकती है। तो वहाँ से एक आइडिया स्टार्ट हुआ कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये जो आसपास के बच्चे हैं इनके साथ थोड़ा हम टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। इनको कुछ आएंगे, पढ़ाएंगे, कुछ सामान देंगे, सो दैट थोड़ी तो इनको नॉलेज मिले। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो कुछ 5 ईयर की बात है ये 2015 की। ओके। तो कुछ 5, 6, 10 बच्चों से स्टार्ट हुआ, फिर हर हफ्ते हम जाने लग गए। फिर बाकी जब एरिया के लोगों ने देखा अरे वहाँ पे भैया दीदी आते हैं, वो हर हफ्ते आते हैं, कभी पेंसिल नोटबुक दे जाते हैं, कभी टॉफ़ी दे जाते हैं, तो और बच्चे आने लग गए। आई गेस पहले 3, 4, 5 महीने में हमारे पास कुछ 50 से ज़्यादा बच्चे हो गए थे। और उसके बाद जब सब लोगों ने देखा कि अरे ये बच्चे, तो मोस्टली आप वीकेंड पे जाते हैं? मोस्टली वीकेंड पे जाते हैं। ओके। तो जब उन्होंने देखा इतने सारे बच्चे आ रहे तो अरे तू भी जा तो सब आने। और पेरेंट्स भी बोलते हैं तू क्यों नहीं जाता, यहाँ बदमाशी करता है, जाके सीख कुछ। प्लस बच्चों को भी दिखता है कि अरे वो जाता है मेरा दोस्त, उसको तो हर हफ्ते कोई चीज मिलती है, हमें कुछ नहीं मिला तो हम भी जाते हैं। वो भी बोलता होगा अगली बार आएंगे तो मुझे बताना। तो वो लालच के चक्कर में जो चीज स्टार्ट हुई थी, फिर वहीं के फैमिलीज ने हमें एक बोला कि अरे आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप नाले के साथ पढ़ा रहे हो तो यहाँ मत पढ़ाओ। तो उन्होंने हमें एक मंदिर है बहुत बड़ा वहाँ पे, वहाँ की एक खाली स्पेस में उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आके पढ़ाओ, हम हर हफ्ते आपके लिए मंदिर खोल दिया करेंगे। तो ये स्लम के अंदर ही मंदिर था, उसी कैंपस में? हाँ जी। सो ये पहला सेंटर है हमारा जो आज भी 2015 से चल रहा है, जो एक मंदिर से स्टार्ट हुआ था। सो जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो बहुत लोगों को था कि अरे मंदिर में पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे, बट वही हमारे पास पहले साल में कुछ 150 से 200 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। उनको देख के फिर वॉलंटियर्स, तो उसमें तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे रहे होंगे, एज ग्रुप के हैं। तो उनको कैसे आप मैनेज करते हैं कि भाई इसको क्या पढ़ाना है, इसका सिलेबस क्या है? वही हमारी लर्निंग है 11 इयर्स की, कि कैसे बच्चों को डिवाइड करना एज के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, फिर उनकी नॉलेज के बेसिस पे। फिर जब बच्चे बढ़े, वॉलंटियर्स बढ़े, बहुत सारे लोग हमारे साथ आके कनेक्ट हुए, उनका फीडबैक मिला। सो इट्स अ जर्नी ऑफ 11 इयर्स की। आज हमारे पास कुछ अराउंड 10 सेंटर्स हैं दिल्ली और नोएडा में, और हर सेंटर पे ऐसे ही सारे आसपास के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ 1600 से ज़्यादा बच्चे अभी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और इन सारे सेंटर्स पर पढ़ते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि अभी आप पढ़ाते हैं तो सिर्फ वीकेंड पे पढ़ाते हैं वहाँ पे, और बाकी के टाइम आप जॉब करते हैं? हाँ जी, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, और मेरी तरह जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, इट इज़ अ कम्प्लीटली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कितने वॉलंटियर्स हैं आपके ग्रुप में? अभी ऑन ग्राउंड हमारे कुछ 800 से ज़्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। और 800? हाँ जी। जब स्टार्ट किया था तो आप 2 लोग थे? तो 4-5 लोग थे, फ्रेंड्स थे। और कुछ अराउंड 500 to 600 हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं हमारे लिए ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है। जो सोशल मीडिया है, HR है, PR है, तो ये सारे लोग काम करते हैं। और ये सारे वॉलंटियर्स इंटर्न्स या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं वॉलंटियरिंग करने, वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, एंड सारे लोग जो है यूजुअली वीकेंड्स पर फ्री होते हैं। और कितने सेंटर्स आपने बनाए? अभी दिल्ली में अराउंड 10 ऐसी सेंटर्स है जो स्लम्स में चलते हैं,
और कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो। सारे सेंटर्स या तो हमारे कुछ सेंटर है जो ऐसे मंदिरों में चलते हैं, कुछ सेंटर है जो कम्युनिटी के पार्क में अगर जगह मिल गई वहाँ पे सेट हो रखे हैं, एक सेंटर है जो एक गुरुद्वारे की पार्किंग में चलता है क्योंकि वहाँ पे कोई जगह नहीं है बट पास में गुरुद्वारा है। तो कैसे वो गुरुद्वारे के उन्होंने भी ऐसे ही देखा कि अरे बाहर क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ। एक और हमारा एक सेंटर है जो एक मस्जिद के ओपन वरांडा में, तो वहाँ पे सुंदर नर्सरी में अगर आपने देखा वहाँ पे एक पार्क है बाहर, तो हम वहाँ पे पढ़ाते थे। तो अभी बारिशों के टाइम में बारिश हो रही थी, बच्चे वहीं पढ़ रहे थे, तो अंदर से मौलाना जी उन्होंने बोला अरे आप यहाँ पढ़ा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, बारिश हो रही है, तो सांप हम निकलते हैं। तो हमने बोला और कहाँ जाएं, कह रहे अरे पूरा मस्जिद खाली है, पढ़ाई है वहाँ पिछले 3 साल से हम लोग। तो जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं और उन सबको पता है कि सैटरडे संडे को ये 3 घंटे के लिए यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी को हम कहते हैं कि मतलब इतना कंक्लूसिव एक एनवायरनमेंट है कि हमने मस्जिद में दिवाली मना रखी है, हम मंदिरों में ईद बिकॉज बच्चों के साथ हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमने गुरुद्वारे में क्रिसमस मनाते हैं, उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होते हैं, जो गुरुद्वारे के जो हेड है वो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन में एज अ गेस्ट पार्ट लेते हैं और उस चीज़ को खुश होते हैं कि अच्छा कितना हम इसमें हम भी इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। सो हम जो सोशल मीडिया पे जो देखते हैं वो उससे जो ग्राउंड की रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। और एजुकेशन से आप कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट जेंडर्स को, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को कनेक्ट करते हो, वो आप जब ग्राउंड पे आओगे तब आपको पता चलता है। क्या आपको कभी ऐसा चैलेंज आया कि मुस्लिम बच्चे बोल रहे हो उनके पेरेंट्स कि भाई मंदिर में पढ़ाता है मत जाओ, वहाँ मंदिर में नहीं जाना, या हिंदू पेरेंट्स बोलते हैं वो अपने बच्चे को कि नहीं मस्जिद में क्यों जा रहा है, कहीं क्या पढ़ा रहे हैं? हमारा जब सेंटर स्टार्ट हुआ था, ये मंदिर था, ये वाल्मीकि मंदिर था, तो बहुत सारे सिर्फ जो एक कम्युनिटी के नहीं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को लगता था अरे इस मंदिर में हमारा बच्चा क्यों जाएगा। बट वो इशू सिर्फ पहले साल था। दूसरे साल से जब दिखा कि अरे 100 बच्चा जा रहा है और वो पढ़ रहा है, उनको वो चेंज दिखता था कि वो बच्चे नोटबुक, हमारे से पहले वो नोटबुक पेन से लेके गेट के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। वो बच्चे घर में काम करें ना करें, बाहर उनके कितनी भी गंदगी हो, जब वो मंदिर में आएंगे वो पहले अपनी पूरी जगह झाड़ू से साफ करेंगे, फिर वहाँ पूरी मैट्स प्रॉपर बिछाएंगे और वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो इससे लोगों को लगा कि नहीं, ये इट डजेंट मैटर कि आसपास क्या एनवायरनमेंट है। अभी भी जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब सारी जगह पे जाते हैं। जो हमारे गेस्ट कई बार आते हैं, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर आ गया या कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया, उनके दिमाग में रहता है अरे हम उस जगह जाके क्यों करें, ये तो कम्युनिटी रिलेटेड हो गया, तो रिलीजन रिलेटेड हो गया। तो उन लोगों को पहले ही मना कर देते कि आपका अगर ये है कि हम यहाँ बांटेंगे, यहाँ नहीं बांटेंगे, तो आप मत आओ। मैं एक बार आकर तीनों प्लेसेस देखना चाहूँगा कि मंदिर में कहाँ आप कर रहे हैं, मस्जिद में कहाँ कर रहे हैं, गुरुद्वारे में। इट इज़ अ बिग एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी कि भाई अगर चेंज लाना हो ना तो जगह, लोकेशन, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो तो। अगर आपके इंटेंशन सही है तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे हर फील्ड में, हर जगह में, हर प्रकार के लोग हर जगह है, हर प्रकार के लोग हर जगह है। हाँ, इंटेंशन। हमने, अब मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने, अब मैं अगेन इस कॉल पे मैं नाम ले लूँगा, बट जीटीबी नगर की एक बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब वहाँ पे जो एक्चुअली स्लम्स हैं वो बहुत क्लोजली फिटेड हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा ओपन पार्क या कोई स्पेस नहीं है। तो वहाँ के सबसे पास जो एक स्पेस थी, हमने एक पार्क आइडेंटिफाई किया था जो क्लोज था और वो सेफ भी था बच्चों के पढ़ने के लिए। बट वो जिस सोसाइटी का था वहाँ पे सब अच्छे बैकग्राउंड से, एंड हमारी क्लासेस शायद 1 महीना चली थी। वहाँ से लोग लड़ने आ गए थे कि अरे इन बच्चों को तुम यहाँ पढ़ा रहे हो, हमारे फूल तोड़ देंगे। हमने फूल नहीं लगाए। उन्होंने बकायदा उस पार्क के बाहर एक पेड गार्ड बिठा दिया था, कोई अंदर स्लम के बच्चे नहीं आएंगे, स्लम के बच्चे नहीं आएंगे, वॉलंटियर्स कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चे आएंगे तो हमने जो नए फूल लगाए हैं ये तोड़ देंगे। मैं खुद उनसे जाके मैंने बात करी, नहीं सेट कि अरे आप थोड़ी आके इसको ठीक करोगे, ये तो हमारा पर्सनल पार्क है, हम यहाँ क्यों पढ़ाने दें। एंड अगेन दैट्स लाइक एन एक्सपीरियंस कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वर्सेस जिसको कुछ नहीं आता, उसकी सोच में कितना डिफरेंस होता है। तो हम मतलब ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन से सोच बड़ी होती है, ओपन माइंडेड होते हैं, बढ़िया होता है, बल्कि आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हो, अपना ग्रुपिज्म की ये हमारा है, इसको हमें हम अलग क्लास के हैं, तुम नीचे हो हम ऊपर हैं, ये आएंगे तो ये गंदा कर देंगे, ये आएंगे तो ये ऐसा कर देंगे। तो वो गार्ड आज भी वहाँ बैठता है और वो मेन गेट पे ताला लगा के रखता है। ओह माय गॉड। तो फिर आपने कहीं और शिफ्ट किया? हम दूसरे पार्क में करते हैं, वही जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे क्लासेस रन होती है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करने को मिला थ्रू आउट द जर्नी? कभी ऐसी प्रॉब्लम महसूस हुई जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोग इसको बहुत ही नेगेटिवली इस पे रिएक्ट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब अगर मैं बच्चों की तरफ से लूँ
तो अब जैसे हमारे एंड से क्या होता है, हम हर फेस्टिवल, हर जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो सेलिब्रेट करते हैं और वो एक बहाना होता है कि इनको कुछ सामान मिल जाए। तो हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आओ, चाहे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे अब सपोज हमारा दिवाली का फंक्शन है तो हम बहुत सारे लोगों को रीच आउट करते हैं कि अरे आप नोटबुक्स दे दो, आप बैग दे दो, आप खाना दे दो, आप ये दे दो। तो उससे क्या है, बहुत सारे लोग एंगेज रहते बच्चे और एक्साइटेड रहते हैं। तब उसमें बच्चों के एंड से होता है, सपोज आपने 200 बच्चों का टारगेट लिया है, आपने 200 बच्चों के लिए सामान अरेंज किया, बट सामान देके कई बार 210 बच्चे आ गए। तो आपने थोड़ा बहुत करके आपने 205 तक वो कर दिया, बट देन यू ऑल्सो हैव अ लिमिट। तो जो 5 बच्चे होंगे उनकी फैमिलीज आके आप पे ही चिल्लाएंगे कि, और लिटरली वो गालियां देते हैं कि अरे हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, उनको नहीं दिया। एनी हर बार का हमें वो अपना राइट समझने उनको राइट लगता है, उनको लगता है कि अरे तो सरकारी हेल्प है। एंड फिर वो कमेंट मारते हैं, हाँ तुम्हें तो सरकार से पैसा मिल रहा है और तुम हमारे बच्चों को नहीं दे रहे हो। अब कोई आर्ग्यूमेंट का फायदा नहीं है। सेम आपको कभी कभी लगता होगा ना कि हम क्यों ही कर रहे हैं? बहुत बार लगता है, और कि तुम्हारे लिए ही कर रहे हो, तुम ही हमें गालियां सुना रहे हो। फिर जिनको हम बुलाते हैं उनका भी होता है। अब जिसको आना है, आई गेस मेजोरिटी लोग आते हैं कि हमें प्रॉपर विजिबिलिटी मिले कि भाई मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आ रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पर जाए। वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है कि अरे अभी भी हमारी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि एक बेकर है जो बेकरी का सामान बनाती है, हाउस मतलब मेड बेकर, होम बेकर। तो उन्होंने एक केक भेजा था अभी लास्ट हमारे 11 ईयर्स जब कंप्लीट हुए थे, तो हमारे पास ऐसे 5 केक आए थे। अब हमारा कि हमारे उस सेंटर पे कुछ 250 बच्चे थे और कुछ अराउंड 80 के आसपास वॉलंटियर्स उस दिन आए थे। तो 300-325 लोगों के लिए हम केक खरीद तो सकते नहीं है। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, जिसको केक लाना है आओ और बांट दो। तो ऐसे 4-5 लोगों ने केक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये भी आई, इन्होंने अपना सब वीडियो बनाई कि हमने केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड में जाके वो इसलिए लड़ रही है कि आपने मेरी जो वीडियो है वो क्यों नहीं डाली, कि मैंने आपको 2 किलो का केक दिया है बट आपने मेरा प्रमोशन नहीं किया। मैंने कहा मैम आपने मुझे नहीं दिया, आपने आके खुद वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबके सामने किया, आपने खुद की रील 4 रील बना के डाल दी, सब कुछ कर दिया, हमने वो एक्सेप्ट कोलैब कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद नहीं वो तो मैंने डाली है, आप भी जाइए और मुझे थैंक यू बोलिए पेज पे। तो ये ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारी कंडीशन ये है, हमें ये करो। और उनको भी लगता है कि ये राइट है कि अगर उन्होंने हमें दे दिया तो बहुत ही सेल्फिश मोटिव के साथ लोग आते हैं। वो लगता है कि हमने आप पे एहसान कर दिया, 2 किलो के। मैंने कहा आपने मुझे दिया होता और वो मैं खा गया होता घर ले जाके, तो मैं आपको थैंक यू बोलता। ये तो बच्चों के लिए आपके हाथों से समाज सेवा करवाया गया, कट किया है और खुद डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद मैंने तो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद भी वो ऐसे वो एरोगेंस वो शो करते हैं कि भाई हमने तो देखो, अगर हमारा केक न होता तो आप क्या खाते हैं। मैंने कहा ठीक है आप करिए जो करें। तो ऐसे समय में जब हाई लेवल का डिसअपॉइंटमेंट होता है, नेगेटिव सिचुएशन बनती है, तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या करते हैं? खुद को आई गेस 11 ईयर्स में, मतलब स्टार्टिंग में मैं ये सारी चीज़ें बहुत पर्सनल लेता था, बुरा फील होता था, अरे कैसा हो गया कैसा। अब आई गेस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा सब कुछ दोबारा से खत्म, मतलब ऑलमोस्ट एंड था, जितने रिसोर्सेज थे 1-1.5 साल में सब खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे, बच्चे चले गए। लॉकडाउन के बाद वॉलंटियर्स ग्राउंड पे नहीं आना चाहते थे, किसी के पेरेंट्स उसके बच्चों को घर मतलब ग्राउंड पे नहीं भेजना चाहते थे। तो वहाँ से जब स्टार्ट किया तब एक मतलब अगेन दैट वाज अनदर रियलाइजेशन कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना बड़ा कर लो, एक दिन खत्म हो जाएगा, वहाँ से कहीं खत्म हो गया दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो अब जो आके बोलता है, सुना, इग्नोर किया, लोग जाके स्टेटस डाल देते, अरे इन्होंने थैंक यू नहीं बोला, ये तो खा गए, इन्होंने तो ऐसे कर दिया। तो अब वो एक बिहेवियरल हमने वो अडॉप्ट कर लिया कि जिसको जो बोलना है बोलो। कि अगर हमने 11 साल काम करके इतनी सारी चीज़ें करके भी अगर हम प्रूव नहीं कर पा रहे, तो आई गेस अब वो पीरियड नहीं है कि मैं एक को जाके करो। आपको करना है, ग्राउंड पे आओ, अपने सामने करो और खुद मैं करो। बच्चों के लिए आप समाज सेवा कर रहे हो, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमारे लिए नहीं कर रहे हो, इन बच्चों के लिए आपको फीलिंग है तो आप शेयर करो। तो आप सेंटर पर आ रहे हो, आपको पूरी रिस्पेक्ट है, पूरा हम आपकी हेल्प करेंगे। बट अगर आप सोचो कि उसके अगेंस्ट में आपके आगे झुक के हम आपको कुछ नहीं, आपको नहीं आना, बताओ जब आप नहीं थे तब भी चल रहा था, आप आओगे तो बड़ा हो सकता है जी, नहीं होगा तो इतना तो चलेगा। अब उस केस में कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इन्होंने इतने रूल्स बना रखे हैं। बट वो रूल्स आ रहे वो पिछले 11 साल की जो लर्निंग्स हैं जी, बिल्कुल। कि हर छोटी, हमारे पास जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे तो ऐसे लोग भी आए, वो आए, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, फोटो क्लिक करी और बोले अच्छा हम सामान कलेक्ट कर लें। हाँ, तो सारा सामान थोड़ी, हम तो अभी तक जहाँ जाते थे वो ऐसे हम फोटो खिंचा के सामान थोड़ा लेते थे, बाकी थोड़ा सा हम आपको देते हैं, हम ऐसे लोग भी आते हैं रियली। तो इसीलिए अभी हमारे सामान देकर वो कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, कई लोगों का ये फीडबैक आता है कि अरे आप तो अपने यहाँ बुलाने के लिए हमसे सामान मंगाते हो। मैंने कहा सामान में क्या, स्टेशनरी और खाने का ही तो सामान मंगा रहे हो, कोई बेच थोड़ी देगा उसे। बट विदाउट मटेरियल हम फिर किसी को, कि लोगों को क्या होता है वो आएंगे, उनके लिए इट्स लाइक अ फन प्लेस।
अरे आके फोटो क्लिक कर ली, वीडियो डाल दी, देखो हम ये कर रहे हैं। तो जब आप बच्चों से पब्लिसिटी मिलके- ले रहे हो हाँ। तो भाई देके भी जाओ ना। करेक्ट, ऑफ कोर्स। आप चाहे एक नोटबुक देके जाओ, आप देके जाओ फिर उसके, लेकिन एक नोटबुक के चक्कर में 200 फैमिली जाके लड़ेंगी आपसे कोई बात नहीं, हम उसके लिए ठीक है कि भाई जब तक कि भाई आप एक कौन स्पेशल था जिसको आपने हाँ। दिया, हमारे को क्यों नहीं दिया, तो सरकार उस का केस- पैसा खा गए आप। उस केस में कई बार होता है कि वो लोग आके बोलेंगे अरे हम आएंगे, कंडीशन थोड़ी है। मैंने कहा भाई कंडीशन है, आप आओ, बिकॉज आप बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप उनको कुछ देके जाओ। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो लाओगे वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करो। फ्री में कोई जू नहीं है या कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि हम आए मजे करे और चले गए। तो लड़ाइयाँ चलती रहती है वो, बट एट दी एंड अगर कोई बोलता है कि मैं 1 घंटा पढ़ा के जाना चाहता हूँ तो रजिस्टर करो, प्रॉपर आओ, बिकॉज हमारे ऐसे नहीं कि आपका मन किया आप आ गए पढ़ाने। Okay. उसकी प्रॉपर इंडक्शन ID कॉल्स होती है, हाँ, हम प्रॉपर हाँ, ट्रेनिंग आप देते हैं कि कितने आपको capable कैसे हो, आपको करना है, पढ़ाना क्या आता है, करना नहीं है। आता है। नहीं, पढ़ा सब सकते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है कि जो हमारा करिकुलम हमने खुद से ओवर Plan किया लास्ट 11 ईयर्स हमने, अब जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे काम करती हैं, उनसे सीखा है, खुद से सीखा है। हमारे जितने जो मैंने जब आपको बोला 10 सेंटर हैं, ये ऐसे नहीं है कि हम गए किसी भी झुग्गी में और अच्छा 50 बच्चे मिले उनको पढ़ा दिया। ये सारी लोकेशन फिक्स हैं। जैसे मैंने बताया जो हमारा सबसे पुराना सेंटर है वो पिछले 11 साल से चल रहा है। जितने बच्चे, जो 1600 बच्चे हैं, सबके आईडी कार्ड्स हैं। तो जो सेंटर पर आता है उसके पास आईडी कार्ड होता है विच इज अप्रूव कि भाई ये हमारा स्टूडेंट है। और जो आईडी कार्ड के साथ आएगा उसको तो पक्का हम कैसे भी करके सामान उसके लिए अरेंज कराएंगे। जो बाहर से 2-4 इस लालच में ऐसे आएंगे ही कि अरे आगे, सामान हाँ, मिल बता रहा है, तो उनसे पूछ ले, अरे अगली बार पढ़ने आओगे, अगर सामान पढ़े, हाँ आएंगे, अच्छा चलो ले जाओ, बट अगली बार से पढ़ने आना। तो वो सारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली आप जाओगे हम झोली सिचुएशन इकट्ठा ने कर सिखा देंगे। दिया कैसे हाँ, मैनेज करना हमने है। अपना खुद का करिकुलम डेवलप कर रखा है कि अच्छा। एनसीईआरटी की बुक्स उठा के तो हम नहीं पढ़ा सकते 2 दिन ओके, में। ओके। तो 2 दिन में क्या 10 में से कौन सी 2 चीजें हैं जो आनी ही चाहिए। इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया, इंग्लिश के ऊपर काम किया, मैथ के ऊपर काम सो किया। जो वॉलंटियर आएगा उसको पता है, और उसका जो ग्रुप है, अगेन जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा कि इनको डिवाइड कैसे करते हैं, तो आपके आईडी कार्ड में जो क्लास होगी, तो आप चाहे स्कूल जाते हो नहीं जाते, आप जब यहाँ होगे जो हमारा करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आप किस क्लास में फिट होते हो, बैठते तो वो आपके आईडी कार्ड में क्लास होगी। तो हो सकता है आप 15 साल के हो बट आप फर्स्ट क्लास में बैठ के पढ़ोगे, क्योंकि आपकी नॉलेज उतनी है। तो वो नॉलेज बेस्ड, तो वॉलंटियर को पता है मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस टॉपिक से पढ़ाना है। तो ऐसे नहीं कि आज मेरा मन किया हम चले गए। उसमें भी कई लोगों को लगता है अरे इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हैं, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शंस ना होते तो शायद हम इतने टाइम तक इसको सस्टेन नहीं कर पाते। करेक्ट करेक्ट, डिसिप्लिन तो और एक प्रोसेस, एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। लोगों की प्रॉब्लम ही वही है कि उनको लगता है क्योंकि एनजीओ है तो स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, रूल्स नहीं हो सकते, हम तो अपनी मर्जी से जाएंगे, हम तो अपने हिसाब से करें। अरे हम तो आपको सामान दे रहे हैं, तो आप कैसे रूल्स क्या हमारे कभी लगा ऐसा सकते हुआ हैं? कोई बोलता है ये तो पब्लिक प्लेस है, हम आएंगे, तुमको ऐसे रोक सकते हो? बहुत बार होता है तो एक्चुअल में पब्लिक प्लेस। हाँ। इवन जो लोकल होते हैं कई बार, अभी जब इलेक्शन होंगे तो उनको पता है 200-250 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो इनकी इतने फैमिलीज parents, हैं, हाँ। तो जानबूझ के अरे हम यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे, इन सबके पेरेंट्स को बुलाओ। तो उनसे भी कई बार थोड़ा कि भाई झड़प हो जाती क्लास है। हो करने दो। बहुत सारे जब स्टूडेंट यूनियन के आपके इलेक्शंस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास सेंटर्स है वहाँ पे सब 4-6 कि सारे वॉलंटियर जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो हमें यहाँ पे प्रमोशन करना है। तो वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है। चल रहा आपको है तो ऐसी चलो। धमकी मिली है कि ये सब नहीं चलने दूंगा, बंद करा दूंगा? बहुत बार आती है, मतलब अच्छा काम करने जाओ तो भी धमकी, जिसमें आपका क्योंकि कोई उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना, उनको लगता है कि हमारा तो कुछ बेनिफिट करो, हमें आपकी जगह से। जैसे जिन जगह पे सेंटर्स चलते हैं वहाँ के भी कई बार लोकल आ जाते हैं कि अरे हमारे बच्चों को नहीं दिया, ऐसे कैसे? भाई तो अपने बच्चों को भेजो तो सही, नहीं उसका घर पे सामान भेज दो। तो वो तभी मैंने बोला वो आदत पड़ गई है, लोग बोलते रहते हैं, तो वो ये एक कान से सुनो, एक कान से आप निकालो। वॉलंटियर्स को कैसे पॉजिटिव रखते हैं आप तो अपने आप को, चलो स्ट्रॉन्ग लीडर है तो चलो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, उनको पॉजिटिव रखना कितना मुश्किल वॉलंटियर्स है? आई गेस वॉलंटियर्स खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने आपको जो चीज़ें बताई, जितना रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो नॉर्मल किसी को वॉलंटियरिंग करने जाना है तो वो 1-2 दिन से पहले ज़्यादा नहीं आ सकता। तो हमारे पास एक्चुअली में जो सपोज 10 लोगों ने अप्लाई किया ऑनलाइन आके, तो आधे लोग तो पहली बात सुन के ही अरे ये तो काम करवाएंगे तो नहीं जाना, कि अगर 3 बजे का टाइम है तो मैं तो 3:30-4 बजे तक भी आ सकता हूँ ना, मेरा ऑफिस थोड़ी है मैं 3 बजे है तो 3 बजे जाना है। तो कंडीशन है कि अगर 3 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपको 2:50 तक सेंटर पर पहुंचना है। अगर आप 3-5 पर भी आओगे तो आपको क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ग्रुप किसी और को चले गया। अगर बच्चा टाइम पे आ गया वो आपकी तो वेट नहीं क्लास जिस करेगा। दिन होता है उस दिन एक्स्ट्रा वॉलंटियर आप बुलाते हैं? हाँ, उस दिन सारे वॉलंटियर्स आ जाते हैं, उसी दिन आते हैं। एक क्लास के सेंटर पे कितने वॉलंटियर्स आप बुलाते हैं एक दिन में? डिपेंड करता है, जैसे अब इंद्रप्रस्थ वाला जहाँ पे बच्चे ज्यादा है वहाँ पे एक दिन में कभी कभी 80 to 90 वॉलंटियर्स भी आ जाते 80 to 90? तो कितने ग्रुप्स बनाए पढ़ाने के लिए? हैं, सब छोटे छोटे ग्रुप में। तो एवरेज जो हमारा एक वॉलंटियर टू स्टूडेंट रेशियो है
वो 3:1 या 4:1 है, उससे ज्यादा नहीं। तो हर वॉलंटियर को सिर्फ ये तो 3 से आईआईटी 4 के लेवल का एजुकेशन सिस्टम बनाया आपने। सिर्फ 3 से 4 बच्चों का पढ़ा सकते हो आप, सो दैट आप Okay. सब पे फोकस करो। Okay. वो स्कूल वाला नहीं है कि एक वॉलंटियर 40 बच्चे पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं है। ओके ओके तो कई बार तो वॉलंटियर्स की लड़ाई होती है, करे 2 ही है मेरे पास, एक मुझे एक्स्ट्रा दे दो, तो नहीं आज बच्चों इतने के ही लिए मिले। लड़ते रहते हैं हाँ, फिर वहाँ बच्चों के पे। लिए लड़ते हैं। Great. तो स्ट्रक्चर अगर आपने ऑनलाइन भी जैसे फोटोज वगैरह वीडियोस देखे तो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड टीचिंग है। इट इज लाइक कि आप जाके अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो। हाँ मैंने देखा ग्रुप में एक बच्ची बैठी हुई है और तीन चार लोगों को लेकर और पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ गाइड करने आए तो हैं। वो कनेक्शन तो उनका अपने आप ग्रुप ही है। क्रिएट हो जाता है जब आप जाके उन्हीं बच्चों को हर रोज पढ़ाते हो, फिर वो आपसे अगेन हर तरह का वो अफेक्शन आपको दिखाते हैं। तो पहले दिन शायद हम लोग उनको बुलाते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से वो खुद से आते हैं और बहुत उनको कम अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। और बहुत कम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आप सोशल वर्क करने जा रहे हो और एक्चुअल में कनेक्ट होते हो। अदरवाइज क्या है, आपने जाके आज शरबत बांट दिया, आज खाना बांट दिया, आज कपड़े बांट दिए, तो आप उसी परसेप्शन जा रहे हो कि अरे स्लम के बच्चों में कपड़े बांटने हैं। बट जब आप एज अ टीचर वहाँ जा रहे हो तो वो आपका स्टूडेंट है और वो उनकी पहचान है। सो जो नाम पड़ा है हमारा पहचान द स्ट्रीट्स को, यही पहचान है कि ये स्ट्रीट के बच्चे ऐसे नहीं कि ये कोई अलग ट्राइब है या कोई अलग कम्युनिटी बन गई है। करेक्ट। ये वही है। इट जस्ट जब आप उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे वो आपको अपने जैसे लगेंगे, अपनी फैमिली के लगेंगे, और वो कनेक्शन जब बिल्ड होता है तो वॉलंटियर्स, इसलिए अभी भी आज आई गेस ऑलमोस्ट 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, अभी भी सारे सेंटर्स से सारे वॉलंटियर्स गर्मी में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हो कि बच्चे भी आएंगे और वॉलंटियर्स भी आते हैं। ओपन तो नहीं होता, ज्यादातर कुछ सेंटर्स सेंटर्स कवर्ड ओपन ही है, है। कुछ सेंटर्स पे हमने वो ग्रीन लगा रखा है, बट गर्मी तो गर्मी है, गर्मी तो लगती है। सब पढ़ते हैं और पढ़ाते तो वहाँ पे कुछ कूलर वगैरह की हैं। व्यवस्था हम है? ट्राई करते हैं फैंस वगैरह की अरेंज करने का, बट वो ये फैन कि से क्या होगा, कूलर चाहिए ना। कूलर कहाँ वो तो उठा गर्म के हवा ही रखेंगे? आएगी। जगह ऐसी है नहीं कि हम कूलर कैरी कर सके। नहीं वहाँ परमानेंट रख के फिर सेफ्टी नहीं, चोरी हो सेफ्टी जाएगा। नहीं है, चोरी। पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत लोग इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए मना कर देते हैं। अभी हमने पिछले 1 महीने से वॉलंटियर्स ट्राई कर रहे हैं कि आसपास पीजी वगैरह को बोले कि भाई आप बिजली कनेक्शन दे, तो आप हमसे मंथ का ले लेना, 1000-2000 जो भी होगा हम कॉन्ट्री करके दे देंगे। कोई देने को राजी नहीं, तो ना वो उनको गर्मी लगता है में मिसयूज कर लेंगे, ज्यादा ले लेंगे ना। तो वो सब गर्मी में बैठ के पढ़ाते हैं। बट वहाँ भी मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने तो हो गए गर्मियों को, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब क्लास नहीं हुई हो। वॉलंटियर्स जाते हैं, पढ़ाते हैं, चाहे जैसे लोगों से मैं तो देख रहा हूँ इंटरनेट पे अच्छी पहचान बन चुकी है, पहचान द स्ट्रीट स्कूल की भी। तो कितना डोनेशन की जरूरत पड़ती है और कितने लोग आगे आते हैं डोनेशन? हमारा मेजरली जो रहता है, हम लोगों को सामान के लिए ही इनवाइट करते हैं कि आप आइए, स्टेशनरी, ईटेबल्स, एक्सेसरीज, फैंस हो गया, एक्सटेंशन हो गया, वही मेजरली हम लोग डोनेशन में मांगते हैं, क्योंकि उसमें क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रहती है। आप पैसे दोगे तो आप 10 क्वेश्चन पूछोगे, आप अपने कहाँ यूज किया, कहाँ कैसे यूज किया, कैसे यूज किया। आप सामान लाओगे, खुद बांट के चलोगे, हमारा कोई टेंशन नहीं है। हाँ। सिर्फ जब हमारे जैसे कभी दिवाली का इवेंट हो गया, दिवाली होती है, होली होती है, क्रिसमस के टाइम पे, जैसे अभी लास्ट क्रिसमस में हमने विंटर वेयर बांटे थे, उसमें हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं कि भाई अगर आपको अब कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कि मान लो 25 थर्मल वेयर, तो हम उनको एक जो होलसेलर होता है उसको एक कोट ला के दे देते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग बता दो, जितना कलेक्ट होगा हम जाके वेंडर को दे देंगे और उससे सामान। तो अभी दिवाली पे हमने बैग डिस्ट्रीब्यूट करे थे सारे बच्चों को। क्रिसमस पे हमने सारे बच्चों को विंटर वेयर, तो 1600 बच्चों को विंटर वेयर, एक थर्मल वेयर का पूरा सेट टॉप एंड बॉटम वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो सिर्फ उसके अलावा सब एवरीबडी इज फ्री, जो आएगा वो सामान लेके आ सकता है और अपने हाथ से वो डिस्ट्रीब्यूट भी करके जा सकता तो क्या कभी आपको लगता है कि स्लम्स की याद लोगों को तब आती है जब इलेक्शन शुरू होता है? हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी तो ऐसी करेगी ना। है। अच्छी बात है, कभी तो आती है और अच्छी बात है कभी। लेकिन तो उसके बाद फिर याद रखते हैं वोट के बाद? डिपेंड करता है कि कितना वोट मिला है। हाँ, उनको पता चल जाता है इस जगह उनको से सब, कितना। हाँ, आई मीन गवर्नमेंट में जो लोग हैं उन सबको सब पता है। अच्छा, तो अच्छा वोट मिलता है, और तो फिर सबके अपने सुविधाएं वहाँ पे आती है, फिर नेटवर्क भी बिजली के है, कनेक्शंस आते हैं, पानी का बिजली के सप्लाई आता कनेक्शंस है। आते हैं, सप्लाई आते हैं। हाँ, कि ये लोग अपने लोग हैं, इनका ख्याल रखना है। ख्याल रखोगे तो मिलेगा। 11 साल हो गए हैं, 11 वर्षों में कई बच्चे 10th पास हुए होंगे, कई बच्चे 12th पास हुए होंगे, कई बच्चे आगे जॉब पे गए होंगे, Yes. कई लोगों का करियर बना होगा। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। तो ऐसी कुछ स्टोरी जहाँ पे आपको लगा कि हाँ इन बच्चों का करियर बना, वो आए, आपके आंखों में आंसू थे खुशी के, उनके आंखों में आंसू थे, प्राइड मोमेंट, प्राउड बहुत सारे हैं। एक जो मेरे बहुत क्लोज है, सो आज से कुछ आएगा, जब स्टार्ट ही हुआ था, जो फर्स्ट बैच था हमारे बच्चों का, उसमें एक लड़का था, सो वो तब से पढ़ रहा है। उसके बाद जब वो 3rd 4th क्लास में आया, तो एक दिन मेरे को, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरा सैटरडे को हाफ डे होता था, तो मैं कई बार जैसे काम करते करते चलेगा तो लैपटॉप साथ ले गया, तो मैं सेंटर में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो मेरे पास एकदम से, अरे भैया
ये क्या है? मैंने बोला लैपटॉप है। ये क्या होता है? मैंने कहा ये ना एक बहुत पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसको फोल्ड करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। कह रहा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी दिलाओगे? मैंने कहा ऐसे ही, मैंने बहुत कैजुअली मजाक, मैंने कहा ठीक है, जिस दिन तेरे 12th में जब तू 12th पास कर लेगा ना तब मैं तेरे को दिला दूंगा। कहता अच्छा पक्का? हाँ पक्का। उसने याद रखी उसको याद रखा। उसके बाद 3rd के बाद वो बढ़ता गया। उसके बाद फिर पूरा लॉकडाउन आया, जब जो बच्चे घर में रहते थे जिनके पास डिवाइसेस थे, इंटरनेट थे, वो तो पढ़ लिए। जो स्लम्स वगैरह के बच्चे थे, जो डेली वेज के वर्कर्स के बच्चे हैं, स्मार्टफोन भी नहीं है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन है तो सिर्फ पूरे फैमिली में एक ही है, उसमें भी इंटरनेट रिचार्ज नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पाए। बड़े बच्चा तब भी पढ़ा। उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर 10th के एग्जाम दिए, क्लियर हुए। 12th के बाद फिर आया, भैया 10th में मार्क्स आ गए। याद है? मैंने कहा क्या आपने लैपटॉप दिलाना था? मैंने कहा हाँ याद है। कहता हाँ 12th पास करने। मैंने 12th पास नहीं बोला था, मैंने बोला था 12th में 75% से ज्यादा मार्क्स आएंगे तब। अरे भैया आप तो चीटिंग करें। मैंने कहा चीटिंग नहीं है, कंडीशन है। कहता चलो ठीक है। उसके बाद 2 साल और निकले। जब वो 12th के एग्जाम दे के आया, हर एग्जाम के बाद आके इसमें 65 आ रहे हैं, इसमें 85 आ रहे हैं, इसमें इतने हो जाएंगे, तो एवरेज 75। भैया 75 पे बनेगा? हाँ मुझे था कि नहीं आएगा। अंदर से विश होती है कि चलो आए। एंड उस टाइम पे जो भी मतलब बात करता था तो उसको ही बोलता था, मैंने कहा अगर इसके ये 12th इसने क्लियर कर लिया ना तो मतलब हमने गंगा नहा ली। क्या बात है। क्योंकि हम जिसके पास भी जाते हैं हर कोई पूछता है आपका इम्पैक्ट क्या है। करेक्ट आपका ये चीज क्या पॉजिटिव चेंज आ रहा है? जो ये चीज कर रहे हैं इसका कोई नंबर नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं कि कोई बच्चा आके पढ़ रहा है, उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो फिर भी आके हर सैटरडे संडे नोटबुक लेके गेट के बाहर खड़ा है इस उम्मीद में कि कोई आएगा मुझे पढ़ाएगा और मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। तो हमारे पास कभी वो नंबर नहीं था कि अरे सिर्फ ये कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे आपने पूछा क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो मैंने कहा अगर ये कर लिया ना तो इसमें मतलब हम गंगा नहा लिए। तो उसने एग्जाम्स दिए और एग्जाम्स के एटलीस्ट उसके बाद फिर उसका CUT के भी थे, तो हमने बोला चल ये भी दे दे। तो वॉलंटियर्स के साथ उसको CUT की प्रिपरेशन कराई, एग्ज़ाम्स दिलवाए, वॉलंटियर्स खुद उसको मतलब लेके गए। हमारे एक वॉलंटियर उसको वापस तो जिस दिन रिजल्ट आया 12th का, उसका मुझे कॉल आता है दिन में, मैं ऑफिस में था, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ। कहता भैया मैं पास हो गया। मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया, कितने? कहता 86%। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा घर पे बताया? कहता हाँ। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तो जाके पहले घर पे बताओ। तो उसने घर पे बताया। तो वही पेरेंट्स को जो बेसिक रिएक्शन रहता है कि अच्छा ठीक है आप काम धंधे में लगो, ये करो। उनको नहीं पता क्या अचीवमेंट है उस बच्चे का। हमने उस दिन उसको शाम को बुलाया और जितने वॉलंटियर्स ने उसको पढ़ाया था, हेल्प करी थी, जो उसको लेके गए थे उधर, उन सबको बुलाया और उस दिन हमने कॉन्ट्री करके उसको लैपटॉप शाम को लेके दिया। और जिस दिन उसने लैपटॉप लिया, आई गेस उसके 15-20 दिन में उसका CUET का रिजल्ट आ गया। एंड उस बच्चे ने फर्स्ट कट ऑफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल गया है और अब वो 3rd ईयर में है। ऑसम। तो और वो अब वहीं पे वॉलंटियरिंग करता है हमारे सेंटर पर आके, और वो दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। सो इमेजिन वो जो बच्चा है जिसको वो 3rd क्लास से यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट स्कूल में MCD के स्कूल में गया, जब 12th के मार्क्स आए, आपका सिर्फ आपकी फैमिली से फाइट नहीं है, आपकी सिर्फ अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन से फाइट नहीं है कि फैमिली को लगता है कि अरे चलो 12वीं कर ली अब काम धंधे में लगो, क्योंकि उसके ज़्यादा किसी ने पढ़ा ही नहीं है। उस पूरे स्लम में शायद कोई नहीं होगा जो 12th में पास होकर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन लिया कि एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, वहाँ पे सिर्फ ये मोटिवेशन है 12वीं के बाद बच्चा कॉलेज जाएगा तो ये तो बिगड़ जाएगा, 10वीं के बाद इनको काम धंधे पे लगाओ। तो कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई अपना ठेला खोल देता है, कोई कुछ। तो उस जगह से जब आप निकलते हो तो आप अपनी फैमिली से फाइट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों से कि मेरे बराबर के सारे लोगों ने कमाना स्टार्ट कर दिया है, मैं अभी भी पापा से पैसे लेके रोज़ कॉलेज जा रहा हूँ। उसके बाद जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज में तो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो अच्छे वाले बच्चे, इंग्लिश में बात करने वाले, वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। हीन भावना से ग्रसित होते हैं लोग। यस, बट अब वो आ रहा है 3rd ईयर में है, अब उसको वो टेंशन है मैं आगे क्या करूँगा जॉब। मैंने कहा देख इतना निकल गया ना, आगे भी कुछ हो जाएगा। सो आई गेस वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको देख के अब लगता है कि ठीक है हमारा शायद थोड़ा सा टाइम, थोड़े से एफर्ट्स, थोड़े से इमोशंस वेस्ट हुए, हमें ऐसा लग रहा था, बट अगर किसी एक की भी लाइफ उससे इम्प्रूव हो गई तो वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट। और वो बच्चा अब कितनों के लिए, अब उसकी वजह से कितने 9th 10th 11th के लड़के हैं जो वहाँ के पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप जो पहले उसको क्रिटिसाइज करते थे कि अरे कॉलेज जा रहा है काम धंधा कर, अब वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि अगर ये भी तो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अब उनका ट्रस्ट और ज्यादा है कि अरे यहाँ से पढ़ के देखो एक बच्चा निकला है। और
उसको तुम क्यों नहीं कर सकते। तो अब वो उन सारे बच्चों को अब गाइड करता है। जो एजुकेशन कर रहे हैं वो जो भी कैरिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ डिजिटल लिटरेसी कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, और उसके लिए आपको क्या लगता है कि कैसे, मतलब ऑब्वियसली आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन क्या वो करियर बनाने के लिए इनफ है या कुछ और भी होना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, डिजिटल लिटरेसी पे तो आप तब जाओगे जब पहले प्रॉपर लिटरेसी आएगी। पहले तो पढ़ना लिखना, डिवाइसेस यूज करना इज इम्पोर्टेंट। आप उसको डिजिटल एक डिवाइस दे भी दोगे, उसको उसमें करिकुलम डाउनलोड कर दोगे, एक्टिविटीज दे दोगे, बट जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो उसका मिसयूज ही करेगा। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस से हम वॉलंटियर्स को हम एनेबल करते हैं। जैसे मैंने बोला, हमारा करिकुलम है, हम बहुत सारी डिजिटल एक्टिविटीज़ बनाते हैं, अटेंडेंस स्ट्रक्चर हमने डिजिटल कर दिया है कि सब लोग मॉनिटरिंग ईजी हो जाए, आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। बट बच्चों को तो वो जब तक वो फिजिकल और ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको डिवाइसेस दे देना और एक स्क्रीन पे वीडियो चला देना कि ये देखो और सीख जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। अभी तो आपको इतने चैलेंजेस भी है ना, एक तो सेंटर में बिजली की समस्या रहती है, आप कैसे चलाएंगे डिजिटल डिवाइसेस अगर आ भी प्लस जाते हैं तो? अगर आपने सपोज एक स्क्रीन, आप कितनी स्क्रीन लगा दोगे? हर बच्चे को एक स्क्रीन तो नहीं दोगे। आपने 10 बच्चों को एक स्क्रीन लगा भी दी, फिर वही हो गया कि वो बड़ा ग्रुप आ गया, बड़े ग्रुप में 4 को समझ आया, 5वें को नहीं आया, तो फिर अब उसको क्या करोगे? तो आपको कहीं पे चैलेंज फील होता है कि अब इसको जॉब रेडी कैसे बनाया जाए? पढ़ाई तो कर लिया इसने, या ये खुद से मेहनत करके कर ले? नहीं, अब वही है, जैसे अब जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, जो 11th-12th में, उनको जैसे मैंने बोला, उनको हम डेडिकेटेड वॉलंटियर्स देते हैं जो उनको आगे, जैसे इसको CUT के एग्जाम दिलाए। अब इसके बाद अब इसको हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तुम कॉलेज के 2nd-3rd ईयर में हो गए, यहीं पे इंटर्नशिप करना। तो अब वहीं पे उसने इंटर्नशिप स्टार्ट करी है। तो एक टीचिंग की इंटर्नशिप है जहाँ पे आपको पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही है। ऑनलाइन हमारे साथ वो PR में काम कर रहा है, HR हायरिंग्स में वो काम करता है कि जो वॉलंटियर्स आते हैं उनकी इंडक्शन लेना, ट्रेनिंग लेना, तो वहाँ से कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है। ऑलराउंडर बन रहा है वो। हाँ, और प्लस हमने नोएडा में हमारा एक वोकेशनल सेंटर भी हमने सेटअप कर रखा है, जहाँ पे हमने कुछ 10 से 12 सिस्टम अरेंज करे हैं। वेरी गुड। तो वहाँ पे जितने बड़े बच्चे हैं उनको हम फ्री में कंप्यूटर भी सिखाते हैं। तो वहाँ आते हैं, वो वहाँ आते हैं। वहाँ के सीखते हैं। तो नोएडा में कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे जो बच्चे हैं। सो पॉइंट इज अगेन, हम लोगों ने खुद को कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं सेट किया कि यही करना है या ऐसे करना है। मतलब मैं तो जिसको बताता हूँ कि अगर कोई पूछता है कि पहचान द स्ट्रीट स्कूल क्या है, सो उनको सिंपल सा है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी को भी एजुकेशन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो आ सकता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो किस बैकग्राउंड से है, किस जेंडर का है, कहाँ से है, किस रिलीजन का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेम इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एनीबडी टू वॉलंटियर। आप, मैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वॉलंटियर करो। आपको हम ग्रुप देते हैं, उनको कम्युनिकेशन सिखाओ। आपको लगता है आपका कंप्यूटर अच्छा है, सीनियर बच्चों को आके आप कंप्यूटर सिखाओ। आपको लगता है मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता बट स्टिल मुझे कंट्रीब्यूट करना है कि मैं लिख अच्छा सकता हूँ, तो आप हमारे लिए ऑनलाइन बैठ के कंटेंट लिख लो। आपकी डिजाइनिंग अच्छी है, आप ऑनलाइन बैठ के। सो हर कोई किसी ना किसी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इसलिए हमने कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा। जो आपके ऑनलाइन वॉलंटियर्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन्हीं चीजों में? सोशल मीडिया और ये बहुत सब सारी चीजों में? है, जैसे HR हो गया। अब जो वॉलंटियर्स ग्राउंड में आ रहे हैं उनको हायर भी करना पड़ेगा, उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा। जब वो आएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगर हमें 800 वॉलंटियर्स ग्राउंड पे चाहिए तो इन 800 वॉलंटियर को कोई हायर भी तो करेगा। अब मैं इंडिविजुअली 800 लोगों से बात नहीं कर सकता, तो हमारे लोग हैं जो एक एक को बात करके एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपका काम है। जो कंटेंट वाले हैं वो लिखेंगे कि अरे हम ये कर रहे हैं ताकि राइट लोगों तक पहुंचे। जो PR वालों का काम है, उनका काम यही है कि वो, अब 1600 बच्चों के लिए हमें सामान चाहिए होता है और हम खरीद नहीं सकते, और रीच आउट करना है। अगर और ये एग्जांपल बहुत कॉमन है हमारा कि अगर 1600 बच्चों को महीने की आप 2 नोटबुक्स भी दोगे तो हमें कुछ 3000 से ज़्यादा नोटबुक्स चाहिए। 3000 नोटबुक, अगर एक नोटबुक 20 से 30 रुपए की भी आ रही है तो आपको कम से कम 60 से 90 हज़ार रुपये चाहिए सिर्फ नोटबुक्स के लिए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, मतलब अभी लास्ट मंथ हमारे एक सेंटर पे बिकॉज गर्मी बहुत है और 6 पंखे एक्सटेंशन पे चलते हैं, तो एक्सटेंशन में आग लग गई। अब एकदम से मुझे कॉल आया, अरे सर एक्सटेंशन ख़राब हो गई, पूरे के पूरे 6 पंखे बंद पड़े हैं, वॉलंटियर्स गर्मी में बैठे हैं, क्लास बंद कर दें। अब उनको मैं इमीडिएटली क्या बोलूँ कि एक्सटेंशन ले आओ। 6 वो वाली जो एक्सटेंशन आती है, स्विच वाली एक्सटेंशन, वो कम से कम आपकी 500-600 रुपए की आती है। That's right. तो आपके लिए तो एकदम से कॉस्ट आ गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अगर अभी ये के हम सेंटर से खरीदने इतने जाएं cost तो है, हम हाँ। नहीं कर सकते। करेक्ट। और अगर लोगों से पैसे ले तो आप कितने पैसे कलेक्ट कर लोगे? आप जितने ही पैसे कलेक्ट करोगे वो कम पड़ जाएंगे, और फिर क्वेश्चन आता है अरे हमने तो पैसे दिए थे, सामान फिर भी नहीं आया।
तो अब जो भी हमारा कलेक्शन होता है वो हम इन इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिए रखते हैं कि कभी इमरजेंसी में पंखा ख़राब हो गया, एक्सटेंशन ख़राब हो गई, पानी भर गया, मैट्स गीली हो गई। अदरवाइज मेजॉरिटी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि भाई आप सामान लाओ, आप 200 नोटबुक्स लाए हो, आपको 200 नोटबुक पता है कहाँ गई क्या गई। अगर वही आपने पैसे दिए होते तो आपको 200, हमारे पास कितने लोग ऐसे आते हैं, हमने पैसे दिए, हमें वीडियोज़ भेजना आपने कितनों को डिस्ट्रीब्यूट करा है, और वो अगर सपोज हमने 200 में डिस्ट्रीब्यूट करा है, अरे आपकी वीडियो में तो सिर्फ 100 ही बच्चे दिख रहे हैं, बाकियों को नहीं करा। मैंने कहा भाई करा है, सबको करा है। ऐसा थोड़ी है कि अगर इतने लोग बैठे हैं तो हम सिर्फ आधों को करेंगे, आधों को नहीं करेंगे, बट वीडियो में नहीं आई, नहीं ऐसा थोड़ी चलता। तो हमारे पास ये भी इश्यूज़ पहले आ चुके हैं, तो इसलिए हम सबको बोलते हैं भाई जितना लाए हो भेज दो, खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो आप सामान हमें भेज दो, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सामान ऐसा भेजो कि आपको लगे कि हम घर नहीं लेके गए। मार्केट में इतना भ्रष्टाचार है ना कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने प्लेटफॉर्म ओपन है, आपको जो करना है आप डायरेक्टली आके करो, और वहीं से हमारे रिसोर्सेज। क्या लोग हैं जो एनजीओ को इस तरीके से देखते हैं कि ये पैसे बनाने का तरीका है? लोग नहीं देखते हैं कि एनजीओज भी बहुत सारे हैं जो ये काम करते हैं। अगेन सबका अपना परसेप्शन है, मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें ऐसा है। इसीलिए हम लोग, बहुत रेयर होता है कि ऐसे कि जाके लोगों को बोले कि आप करो। हमारा स्टार्टिंग से ही इवन जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे आप गेस्ट हो, बहुत सारे गेस्ट को हम बुलाते रहते हैं कि आइए टाइम स्पेंड करिए। सो उसका फर्स्ट मोटिव ये होता है कि एक तो जब आप आओगे, आप आगे जाके 10 लोगों को बताओगे। जब आप 10 लोगों को बताओगे तो हो सकता है कोई 4 लोग तो आए और कंट्रीब्यूट करें। तो जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो तब हमारा सेंटर चल पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हम खरीद तो नहीं सकते, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम खरीद लें, और इतना सामान खरीदेंगे तो उतनी जो फंडिंग आएगी उसको मैनेज करने के लिए मेरे को पूरा एक अलग से टीम बिठानी पड़ेगी। राइट। तो उस चीज़ों में ना जाके हम सबको बुलाते हैं कि आप आओ, टाइम स्पेंड करो। जब वो टाइम स्पेंड करते हैं उनको खुद को दिख जाता है। और हमारे पास एक आरजे थे, अभी कुछ टाइम पहले आए थे, तो उनको हमने एक इवेंट में बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट कि आप आओ और सामान डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उन्होंने पूरी लिस्ट दी हमारी कि मैं तो जी आरजे हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे आके प्रमोट तो नहीं करूँगा आपको, मैं तो कोई शाउट आउट नहीं दूंगा, मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। हमने कहा ठीक है मत डालो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस जाने का खर्चा मांग रहे होंगे। नहीं, मैं बस आऊँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मेरी कोई फोटो नहीं क्लिक करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अब बिकॉज हमने इन्वाइट कर दिया था तब इसको मना कैसे करें। मैंने कहा चल कोई नहीं, तुम बुलाओ, आने दो। तो ऐसी ऑनलाइन मतलब टीम्स हैं जो काम करती हैं, उन्होंने अरेंज करवा दिया, सेंटर पर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कंडीशन दे दी कि सर इनको कोई फोटो नहीं खींचेगा, इनकी कोई वीडियो नहीं बनाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा। वो आए, पूरे टाइम ऐसे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि बाई चांस किसी ने फोटो खींच ली और डाल दी कि मैं एनजीओ को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम उन्होंने बुलाया, उन्होंने सबको बैग वैग डिस्ट्रीब्यूट किया और वो अपना ऐसे ही चले गए बिना किसी से बात करे, कुछ करे। तो जो वॉलंटियर्स थे वो आके बोल रहे सर कैसा इंसान है, इसको तो क्यों बुलाया, हाय हेलो भी नहीं किया, हमारे साथ फोटो भी नहीं खिंचाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब हमारा क्या ले गया। बट दैट पर्सन, उसने वहाँ पे शो नहीं किया, बट क्योंकि उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी, उसने घर जाके कम से कम 5-6 स्टोरीज डाली खुद से, बिना हमारे बोले। फोटो किसने खींची? तो उसने खुद से भी सेल्फी, और वो बैठ के खुद ही फोटोज ले रहा था। अच्छा, कि मैं यहाँ पे गया, मुझे पहले नहीं था भरोसा, अब मैंने देखा और ये अच्छे लोग हैं। एंड एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उसने हमें रेडियो पे बुलाया और हमारा 9 AM के अराउंड अपने शो पे उसने ऑल ओवर इंडिया हमारा टेलीकास्ट किया है। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, नाउ आई कैन टेल पीपल दैट दीज पीपल आर जेन्युइन। सो यही हम किसी को परिवर्तन हो गया भाई साहब का। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग आए, और जो उनके जो भी परसेप्शन है कि यार वहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, हो सकता है सब जगह हो, बट ये भी नहीं कि हर जगह हो रहा हो। हाँ, इन्होंने पहले ऐसे माहौल देखे होंगे और वो हैं। हम भी जब जाते हैं हम 4 बार सोचते हैं कि पता नहीं आगे जाके, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मार्केट में कई ऐसे एनजीओज हैं जो 1 रुपया खर्च करते हैं और 5 रुपये प्रचार में बहाते हैं कि भाई हमने 1 रुपये का काम किया है। तो हम सबको बोलते हैं आप आओ, करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। और अच्छा, अगर ये स्लम के बच्चे एजुकेशन में नहीं जाते, अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया जाए, तो उनका भविष्य क्या होगा? भविष्य में आई गेस अभी जितना हमारा एक्सपीरियंस है, क्रिमिनल्स पैदा होंगे वहाँ। क्रिमिनल्स तो कहना इज वेरी हार्श टर्म, बट मेजरली वो या तो वो डेली वेज वर्कर्स पैसा नहीं है, अपनी वो जाके किसी चाय के ठेले पे बैठे होंगे, जूस कॉर्नर पे बैठे होंगे, अपना कोई खुद का कुछ स्टार्ट कर लेंगे, किसी के ड्राइवर बन जाएंगे जब लाइसेंस बन जाएगा 18 से ऊपर। सो ये काम करेंगे। हर कोई क्रिमिनल नहीं बनता, कुछ होते हैं जो इस फील्ड में चले जाते हैं जिनका नेटवर्क ये बन जाता है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, फास्ट मनी कमाना है, और यहाँ मेरे पास एजुकेशन कोई ऐसा टूल नहीं है, तो चलो। बट सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं ये होते। हमें भी लगता था कि सब ऐसे होते हैं, बट जब आप जाओगे तो आपको पता चलता है कि इनमें भी कितना टैलेंट है। क्या बात है। आपको बस वो आइडेंटिफाई करना है, किसी इंसान को बस ये बोलना है कि हाँ तुम कर सकते हो,
वो एक्चुअल में उसकी जिंदगी बदल सकता है। और हमारे पास इतने सारी है, जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, कि आप अपनी फैमिली में छोटे मोटे काम करने पे विवश होते हैं, और अगर ये पढ़ लेते हैं तो इनका विजन और ड्रीम बड़ा हो जाता है, इनको दिख जाता है कि हम भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप कौन सा फोन यूज करते हो अभी? आईफोन है, आईफोन। अगर गैलेक्सी आपको है। बचपन से, सपोज आपको बचपन में आईफोन चाहिए था, और आपके आसपास वाले सब बोल रहे हैं तू थोड़ी आईफोन खरीद सकता है, तेरे पास इतने पैसे थोड़ी आएंगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं या तो नहीं खरीद सकता, या चलो मैं चोरी कर लेता हूँ, या मैं इधर उधर जुगाड़ करके, क्योंकि मेरे को लेना ही है। तो और एक बंदा आके आपको बोले कि यार आईफोन चाहिए, ये 4 चीजें करो, ये पढ़ लो, इतने पैसे मिलेंगे, तुम खरीद सकते हो। तो वो जो कई बार वो जो छोटी सी मोटिवेशन होती है, आपके लिए हो सकता है वो दिन का 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा है, बट वो मोटिवेशन से सामने वाले की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है वो आपको भी नहीं पता। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रकार से सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से? अभी नहीं, अभी हमने गवर्नमेंट से ऐसी कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं लेते हैं। अभी हमने सिर्फ इसको वॉलंटियर बेसिस पे रखा हुआ है, क्राउड फंडिंग। जितने वॉलंटियर्स आते हैं हम उनको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रमोट करते रहते हैं। तो जैसे मैंने वोकेशनल सेंटर बोला, तो हमने कंप्यूटर्स जो है वो भी हमारे सारे डोनेटेड है। जितने सेंटर पे रिसोर्सेज आते हैं, हमारी ऑनलाइन टीम्स हैं जो इन सारे लोगों को अप्रोच करती हैं कि आप आइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, चाहे आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, आपको अपनी वीडियो शूट करनी है, तो क्लास के बाद हम आपको आधा घंटा देंगे, आप रिकॉर्ड करो एंड बदले में आप ये आइटम ला के वहाँ पे रखवा दो। तो उनके थ्रू हम लोग अभी सारी आइटम्स अरेंज करते हैं। तो अगर किसी को आपके सेंटर पे इस प्रकार की एक्टिविटी करनी हो और सोशल वर्क करना हो, तो कितने का बजट लेकर चलना होगा और क्या आइटम वो डिपेंड करता है आप किस सेंटर पर जा रहे हो। सो जैसे आप मुझे बोलते हो कि मैं कीर्ति नगर में बैठा हूँ, तो यहाँ से सबसे पास सेंटर कौन सा है, हम उस सेंटर के आपको बोल देंगे कि इस सेंटर पे सपोज 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो आप 200 बच्चों के लिए खाने का आइटम ले जाओ, वो आपकी मर्जी है क्या खिलाना चाहते वो हम ऐसा कुछ बजट नहीं देते हैं। आप चाहे एक पेंसिल ले जाओ, बट कुछ लेके जाओ, कि अगर आप उनका टाइम ले रहे हो, क्योंकि वो उनके पास से वो 2 ढाई 3 घंटे वो पढ़ने की जगह अगर वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप बदले में उनको कुछ तो दे के आओ। सो इट्स, यू कैन से इट्स अ नेगेटिव थिंग, बट उससे अगर हमें कुछ सामान मिलता है तो क्या बेटर। अभी पीछे हम अभी इसी टाइम पे हमदर्द के एंड से हमें गर्मियों के, अभी जैसे गर्मियों में क्लासेस चल रही है, तो रेगुलर क्लासेस चल रही है अभी छुट्टियों में वगैरह। हाँ, उन्होंने हमें बॉटल्स भेजे हैं। एक और पानी की कंपनी में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने 1600 पानी की बॉटल्स भेजी हैं कि आप बच्चों को ठंडा करके पिलाया करो इनको। तो कहाँ से ठंडा करके? फ्रीज वो है बच्चों को बोलते हैं हम घर में रख दो, सुबह ले आना भर के, तो बच्चे खुद वो ठंडी बॉटल्स लेके आते हैं और वो करवाते हैं। तो कभी कोई समोसे बांटता है, कभी कोई आके कुछ। तो अब बच्चों को क्या कि हम क्लास में जा रहे हैं, हम 2 घंटे पढ़े, एंड में कुछ खाने को मिल गया, तो आपके एंड से डोनेशन हो गई, आप खुश हो गए कि अरे मेरे को 200 समोसे बांटने थे, वो बट गए, एक्चुअल में बट गए, मैं भी खुश हूँ। बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि हम जा रहे हैं, हमें भी कुछ मिल रहा है, दोनों का बेनिफिट है। हमारे लिए ये है कि दोनों ही खुश हो रहे हैं। एक जो स्ट्रक्चर है कि हम शायद वो पानी की बोतल जितने बड़े लेवल पे ना कर पाए, या हर क्लास के बाद समोसे नहीं बंटवा पाए, या कोई फेस्टिवल है, अब जैसे मैंने बोला हमारा वो 11 ईयर्स वाला वो फंक्शन था, तो हमें केक चाहिए थे बच्चों के साथ, तो कुछ 11-12 किलो केक आना था। हम खरीदने जाते तो कम से कम 15,000 रुपये लगते। 2-2, 3-3, 4-4 किलो करके 4-5 लोगों ने दिया और वो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। सबको केक मिल गया, सब खुश, सबकी वीडियोस भी डल गई। कुछ लोगों की नहीं डली, वो अभी तक लड़ रहे हैं, बट बाकी खुश है। ओके, तो मतलब ये भी देखा गया है कि जो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके बदले में जरूर कुछ चाहते हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो प्रमोशन हो। अब उनको वो कह लो कि प्रूफ है, निस्वार्थ नहीं चाहते हैं, कोई नहीं करते हैं। अब अगर ये सबकी अपनी पर्सनल व्यूज होते हैं। हाँ। मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो आप, तो हो सकता है कि लोगों को शायद ये चाहिए कि कर प्रूफ दरिया में डाल वाला सिस्टम अभी बहुत कम है लोगों में भी वो ट्रस्ट नहीं है कि मैंने दिया तो मुझे दिखाओ। कुछ कोई है, कुछ कोई होता है कि अगर मैं भेज रहा हूँ तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि लोगों को पता चले। तो सबके अपने इंटेंशंस हैं, और अब हमने उसमें घुसना भी छोड़ दिया। बच्चों का काम होता है, बड़ा होता है, चल रहा है। एज मैंने अभी जैसे बोला कि हम एक प्लेटफॉर्म है, आपको हेल्प चाहिए, आपको हेल्प करनी है, दोनों मिलो और एक दूसरे के काम आओ। हमें मत तंग करो। आपको हेल्प चाहिए, हम करेंगे। हमसे आपको क्वेश्चन पूछने हैं, खुद आके कर लो। हमें रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ कि वीडियो बनना चाहिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये लोगों को मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी टफ होती है कि हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए, हम लोग अकाउंटेबल नहीं हो गए हैं। आप लोगों ने हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे दी है। हमारे पास कई बार जैसे वॉलंटियर्स भी आते हैं। अब ठीक है, आप कॉलेज से नए आए हो, काम करना है, सोशल वर्क करना है, बट हमें अपनी मर्जी से करना है। तो वो अब जैसे अब मैंने आपको बताया मेरी इतनी सारी ऑनलाइन टीम्स काम कर रही हैं। अब एक वॉलंटियर है
जो हर हफ्ते आता है, ठीक है, वो हर हफ्ते एवरेज अगर आप डिस्टेंस लोगे दिल्ली में कहीं से भी आने की, मिनिमम 100 से 150 रुपये उसका ट्रैवलिंग का दिन का लगेगा। मिनिमम उसको 3 महीने पढ़ाना होता है। 3 महीने में होते हैं कुछ 20 से 25 क्लासेस। सो कोई 25 दिन ग्राउंड पर आया है अपने रोज के 100-150 रुपये लगा के, तो मतलब उसने कम से कम 3 से 4,000-5,000 रुपये लगाए हैं। गर्मी में आके स्लम में बैठ के उसने पढ़ाया है। तो ये एक ग्राउंड वॉलंटियर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब एक ऑनलाइन इंटर्न बैठा हुआ है जो नया नया उसको है कि मेरे को कंटेंट राइटर बनना है या मेरे को कोई और करना है, उसको भी उसके भी कुछ तो टारगेट्स होंगे। उन्होंने अब सपोज नहीं किए, छूट गए टारगेट्स, तो फिर वो आके लड़ेंगे, अरे हमारा तो टाइम खत्म हो गया, आपने काम तो किया नहीं इतना काम होता है, आप कौन सा कंपनी हो जो मेरे से इतना काम कराओगे। फिर वो जाके लिंक्डइन पे ये ऐसे हैं, ये सर्टिफिकेट नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु फाइट। अब 600 लोग काम कर रहे हैं तो 600 के 600 तो खुश नहीं होंगे। 600 में से कोई 6 लोग भी ऐसे आ गए, वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने काम किया तो हमने तो आप पे एहसान किया। तो आप किसी को काम करने के लिए हमारे पे एहसान किया, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, आप भी हाथ बटाओ। और फिर वाके लड़ेंगे, अरे 5 हफ्ते तो काम किया है। मैंने कहा भाई मिनिमम 3, हमारा कंडीशन इज मिनिमम 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है जो हम पहले से बता के रखे हैं। तो सैटरडे संडे दोनों या ऑनलाइन वाले तो कभी भी कर सकते हैं। तो कहाँ पढ़ाएंगे वो? ऑनलाइन वाले कुछ काम कर सकते हैं, जो ये सोशल मीडिया वगैरह वो करें। तो एक मैं वही कंपेयर कर रहा हूँ कि एक जो वॉलंटियर है जो ग्राउंड पे आता है वो इतने पैसे लगाता है, इतने दिन ग्राउंड पे काम कर रहा है, कुछ मिलता नहीं है उनको कुछ नहीं मिलता। आप घर से बैठ के काम कर रहे हो और आप कह रहे हो अरे मैंने तो 5 हफ्ते काम कर लिया, मेरे को सर्टिफिकेट दो। मैं कैसे दे दूँ? मैं वही सर्टिफिकेट जो ग्राउंड वाले को मिल रहा है, सेम वैल्यू का सर्टिफिकेट आप, तो हम बोलते हैं नहीं काम करो। फिर वो आके अरे हम क्यों काम करें? तो वहाँ पे भी वो एरोगेंस आता है कि ऐसे कैसे सर्टिफिकेट नहीं देते हैं ना सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो काम कंप्लीट करता है कंप्लीट करेगा, ऑफ कोर्स नहीं देगा। फिर वो 1 महीने में छोड़ दिया या वो किसी को नहीं देते, वो आके लड़ते रहते हैं, वो लिंक्डइन पे डाल दे के। मैंने कहा जिसको आपको डालना है आप डालो, कोई बात नहीं। बट अब वहाँ पे भी एक परसेप्शन आ जाता है कि भाई आप कंपनी थोड़े हो, आप इतने स्ट्रिक्ट कैसे हो रहे हो? बट अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और फिर हम उनको वही बोलते हैं, मैंने कहा एक बात बताओ, आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, ठीक है, आप फेल हो जाते हो तो क्या डीन से जाके लड़ते हो कि सर 29 मार्क्स आ गए, क्या हुआ, मेहनत तो करी है ना, 33 नहीं आया तो क्या हो गया, पास कर दो? नहीं करते। तो यहाँ पे आके आप क्यों लड़ते हो? तो वो एक परसेप्शन आई गेस एनजीओस के लोगों को ये भी है कि अरे यहाँ तो हम कुछ भी कैसे भी करेंगे, कोई पूछेगा नहीं या कोई कुछ बोलेगा नहीं, या क्योंकि हमने 5 हफ्ते काम किया तो अब तो इनकी मजबूरी है कि हमें सर्टिफिकेट दे, हमें अप्रिसिएशन लेटर दे, हमें LORs दे, फिर हमें आगे अगर किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है वहाँ के लिए भी हमें आप सारा सपोर्ट दो। आप काम करो, वी आर देयर। आप नहीं करोगे तो आपको जहाँ जाके डालना है आप डालिए। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए? इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए? आई गेस जितने रिफॉर्म्स अभी आए हैं वो या तो ऑन पेपर हैं, एग्जीक्यूशन में कम है। एग्जीक्यूशन में भी वो ग्राउंड लेवल पे एक लेवल तक ही जा पाते हैं। मतलब आप अभी जैसे दिल्ली में एजुकेशन फ्री है, सब है, तो बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं। मतलब अभी तो दिल्ली का ये हाल है कि ऑलमोस्ट 90% बच्चे शायद होगा कि स्कूल में कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो रखा है। वहाँ तक ठीक है, आपने स्कूल भेज दिया, आपने करिकुलम लॉन्च कर दिया, बट वो बच्चा पढ़ क्या रहा है और जब वो वापस आता है घर में तो वो किस एनवायरनमेंट में आ रहा है? उसके पेरेंट्स अगेन अनएजुकेटेड, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स कोई भी नहीं पढ़ा। हमने ऐसे बच्चे देखे जो सुबह स्कूल जाते हैं, उनके लिए पेरेंट्स का स्कूल का मतलब है कि वो क्रेच में जा रहा है, 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहा, खा पी के वापस आ गया, और पेरेंट्स शाम को आएंगे। अब वो दोपहर के टाइम में बच्चा क्या कर रहा है? हमने कितने बच्चों को देखा वो स्कूल से आते हैं, फिर वो बोरा लेते हैं, बोतलें इकट्ठे करते हैं कि इसको आज कबाड़ी में बेचेंगे तो 15 रुपए मिलेंगे, 15 रुपए की हम कुल्फी खाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी मेरे नए लड़कों को देखा वो भी यही काम करता है और वो स्कूल जाते हैं। जो भी हमें एक रेवोल्यूशन लेके आना है एजुकेशन का, ये नहीं कि हमने सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी और वो हो गया। उसका रिजल्ट क्या है? सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से तो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगी सिर्फ। और ये मेरे पास कई लोग ये भी अब आके क्वेश्चन करते हैं कि अरे आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, फ्री के स्कूल चलते हैं, खाना पीना फ्री है, ड्रेस नहीं लेनी, स्टेशनरी लेनी, फिर इनको क्यों हेल्प चाहिए? तो उनसे ही पूछा, मैंने कहा तुम प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, कॉन्वेंट स्कूल से? प्राइवेट स्कूल से। ट्यूशन गए थे? हाँ गए थे। क्यों गए थे? तुम्हारे पढ़े लिखे माँ बाप हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, फिर भी तुम्हें ट्यूशन चाहिए। बट इसी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक MCD के या किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी फ्री वाले स्कूल में, चाहिए ना उन बच्चों को भी, कौन देगा? 1-on-1। तो उसमें अब आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आओ, कितना भी आप डेवलपमेंट कर लो, कितने भी आप रिफॉर्म्स कर लो, जब तक उन बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, इट्स ऑल वेस्ट। आप ले आओ। आज के टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑल दोज आर एजुकेटेड, दे आर वर्किंग इन गुड कंपनीज, दे आर अफ्रेड कि भाई AI आएगा तो मेरी जॉब चले जाएगी।
हाँ। एआई से पता नहीं क्या डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। करेक्ट उनको सोचो ना जो अभी जिनको एआई का पता ही नहीं है, करेक्ट उनको आप कौन सी पॉलिसी से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर दोगे? नहीं हो पाएगा। उनको तो ये टेंशन है कि पापा की रेडी को अतिक्रमण वाले हटा रहे हैं, अब हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। सो वहां तक जब तक आप नहीं पहुंचते तो वो एक जो डिस्पैरिटी है, जो कि एक सेक्शन तो अच्छा है, एक सेक्शन बुरा है, वो गंदा है, वो ऐसे लोग हैं, वो ये करते हैं, वो भीख मांगते हैं, वो स्नैचिंग करते हैं, वो करते रहेंगे क्योंकि उनको आप वो लेवल में लेके आ ही नहीं पा रहे। अपने नाम के लिए तो बहुत सारे रिफॉर्म्स कर दिए, बट जो सपोर्ट एक आपको और मेरे को मिला है या हमारे जैसे बच्चों को मिल सकता है जिनके फैमिलीज एजुकेटेड है या जिनके पास रिसोर्सेज है, वो बाकियों को नहीं मिलता। एंड वो जब तक नहीं मिलेगा ये सारे इश्यूज रहेंगे सोसाइटी में। आकाश जी, अगले 10 वर्षों में क्या विजन रखते हैं आप? आई गेस जो चीज़ है, हमने जब स्टार्ट किया था तब भी हमारा कोई विजन नहीं था, हमारा आज भी कोई विजन नहीं है। ठीक है, विजन एज एन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें इतना बड़ा करना है, हमें इतनी, हमारे पास अभी भी बहुत सारी स्टेट्स से लोगों की रिक्वेस्ट आती है, अरे आप यहाँ भी सेंटर खोल लो। तो वैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कोई कंपनी या कोई दुकान नहीं है, इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खोलनी है। हमारा छोटा सा जो एक इंटेंशन है कि जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको कैसे हम बेटर और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। जो मैंने आपको चीज़ें, जो हमारी लर्निंग्स हैं कि हर बच्चे के पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि भाई हम इनको इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं और सबके पास उनकी रजिस्ट्रेशन डेट है कि इतने टाइम से आ रहे हैं, इतने टाइम से आ रहे हैं, सबकी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए। तो कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं? कोई बायोमेट्रिक लगाया हुआ है? वॉलंटियर्स हैं, वो जा के बच्चों से, सेंटर मैनेजर्स हैं, वो हर बच्चे से जाके उसकी अटेंडेंस लेते हैं जैसे स्कूल में लगती है। ओके, स्कूल में तो हमारे पास हर बच्चे की अटेंडेंस है, जिसकी अटेंडेंस कम होती है हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, आपका बच्चा नहीं आ रहा। करिकुलम एक फॉलो हो रहा है, वॉलंटियर्स की अटेंडेंस। सो हम इसको एक स्कूल के लेवल पे, सो यू कैन से इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल स्कूल इन अ नॉन फॉर्मल मैनर, कि एक स्कूल है जो बच्चों तक जा रहा है। सो वो चीज़ें हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, जैसे जो ऑनलाइन अब लोग काम करते हैं कि आप इंडिया में कहीं भी बैठे हो, आपको स्टिल कंट्रीब्यूट करना है। अब आप अगर ग्राउंड पर आओगे तो आप ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, 3 से 4 बच्चे आप पढ़ाओगे, बट अगर आप एक HR हो तो आप हो सकता है चंडीगढ़ से या चेन्नई से आप काम कर रहे हो, आपने हफ्ते के 5 लोगों को हायर किया या महीने के 5 लोगों को हायर किया दिल्ली के, ऑनलाइन उनको समझाया कि हम एक काम करते हैं, आओ काम करो। वो 5 लोग आए तो 1 महीने में आपने 15 बच्चों के लिए वॉलंटियर्स भेज दिए, 3 महीने में आपने 45 बच्चों के लिए। तो आप एज एन इंडिविजुअल सिर्फ 3-4 की हेल्प करते, आपने अगर 15 लोग भेजे तो वो 40, 50, 60 बच्चों की हेल्प करेंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर है हम ये इम्प्रूव कर रहे हैं। अटेंडेंस का, करिकुलम हम रेगुलरली इसको अपग्रेड कर रहे हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट आता है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मैंने बोला हमारी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी आके पढ़ा सकता है, बट उसको पढ़ाना कौन सिखाएगा? कि उसके लिए पढ़ाना सिर्फ ये नहीं कि मैंने 2 घंटे टाइम स्पेंड करे और मैं चले गया। तो उनको वो चीज़ें बताना, सिखाना, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, सो दैट जो इम्प्लीमेंटेशन और जो इम्पैक्ट की बात हम बोल रहे हैं वो क्रिएट हो सके। तो अभी उसको स्ट्रक्चर करना नेक्स्ट 10 ईयर्स का प्रॉब्ली एक ऐसा स्ट्रक्चर है बनाने का कि उसको कोई भी कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। कि आपका मन है कि मेरे, जैसे आपने बिहार का एग्जांपल लिया कि मुझे बिहार में करना है, तो बोलेंगे ये तो कोई 10 चीज़ें कर लो, बिकॉज हम तो बिहार नहीं जा सकते, और ना हम जाना चाहते हैं। दुनिया, आप अपना कैरिकुलम, आप अपना स्ट्रक्चर सिस्टम उनको हाँ, कि वो कोई भी यूज़ करके एक ऐसा स्कूल सेट करके और अपने एरिया में वो बच्चों को सिखा सके और पढ़ा सके। तो अभी विजन नहीं है कोई ऐसा? विजन यही है कि इसको स्ट्रक्चर करो ऐसे वे में कि जब भी कोई यहाँ बच्चा इंडिया में कहीं भी कोई कुछ करना चाहे वो कर सकता है। जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसके लिए सिर्फ एक फन प्लेस ना हो कि 2 घंटे जाएंगे सामान मिल जाएगा, जैसे स्कूल में होता है। वो जब आए तो वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर हो रहेगा, बहुत सारे NGOs में स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो अगर हमने वो किया तो आई गेस वो हमारे लिए तो लर्निंग है ही, प्लस बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी कि हाँ ये चीज़, ये कॉर्पोरेट्स में होती है, ऑफिसेज में होती है, प्राइवेट गवर्नमेंट सब जगह होती है, स्कूल्स में होती है, NGOs में क्यों नहीं हो सकती? तभी हमने इसका नाम भी स्ट्रीट स्कूल दिया कि है वो स्ट्रीट पर इवेंचुअली इसको स्कूल की तरह ही रन करेंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल स्कूल एंड दिस स्कूल इज कि यहाँ पे आपके पास आधार है, नहीं है, आपकी एज 15 साल है तो आप फर्स्ट में नहीं बैठ सकते, वो कोई कंडीशन नहीं है। बस आप 40 साल के भी हैं। हमारे पास कई औरतें आती हैं जो बोलती है अरे हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दो, उनका आके बैठ जाओ। कभी किसी एडल्ट पर्सन को लिखना सिखाया आपने? हाँ, बहुतों को कि अपना नाम लिखना बहुत औरतें आती हैं
वो फिर हमें यही बोलते हैं, अरे हमें सिलाई कढ़ाई कभी करा दो। हमने कहा ठीक है, हमारे पास कोई वॉलंटियर आएगा तो हम वो भी करा देंगे। पहले बचपन में हम टीवी पे DD1 पे देखते थे, प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलता था सरकार का, उसमें बुजुर्ग लोग आके सिखाते थे। हाँ, सिखाते थे। अच्छा, तो सिखाया तो सबके लिए ओपन है सेंटर, हर किसी के लिए ओपन है। कोई भी आके पढ़ना चाहता है, हमारे पास जो वॉलंटियर्स होंगे अगर, तो हम आपको उससे कनेक्ट करा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आकाश जी, आपका विजन समझ के आपने जो कंट्रीब्यूशन दिए समाज के अपलिफ्टमेंट में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं लेकिन आपने उसे ग्राउंड लेवल पे जाकर किया है। इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगा उन सिटीजन्स के लिए और लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अगर चाहें आपके साथ कंट्रीब्यूट करना है इस समाज सुधार अभियान में। अगर हमारे साथ कनेक्ट करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर pehchanstreetschool.org है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं। और आपको लगे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो स्ट्रक्चर है आपकी वैल्यूज़ से मिलती हैं और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप वहीं पे कनेक्ट होके आप आ सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे तरीके हैं, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी वे में हेल्प करना चाहते हैं, काम करके, सपोर्ट करके, प्रमोट करके आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारी वैल्यूज़ आपसे अलाइन नहीं होती, तो आप जहाँ भी हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ज़रूरत है। हम आपको वो सारी इनपुट्स, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप अपनी जगह पे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अच्छे हैं या सिर्फ हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। हमारा छोटी सी कोई एक लर्निंग है, हो सकता है हमारे से बहुत बेहतर लोग हों जो ये कर सकते हो, बट उनको भी एक मोटिवेशन चाहिए। तो हमारे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें जो हमारी लर्निंग्स हैं, करिकुलम है, जितनी चीज़ें हमने सीखी है, वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और आप अपने एरिया में ये चीज़ स्टार्ट करो, अपने नाम से करो, अपने हिसाब से करो। द एंड गोल इज़ कि एजुकेशन को जो हम एज अ प्रिविलेज मानते हैं, उसको एज अ प्रिविलेज ना मान के एक, यू कैन से इट्स अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन। एंड विद एजुकेशन इट्स नॉट कि वो स्कूल जाए या वो डिग्री ले। एजुकेशन इज़ जहाँ आप इंसानों को इंसानों से कनेक्ट कर सकें और एक दूसरे को हम बेहतर बनाना सिखा सकें। दैट इज़, आई गेस, इज what education is supposed to be। अच्छा, यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? यंगस्टर्स के लिए स्पेशली जो अभी स्कूल में है या कॉलेज में है, आई गेस हम सब उस ज़माने में थे जब उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हमें दुनिया बदलनी है, हमें बहुत अच्छा काम करना है, बट हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एंड हम यूजुअली इस चक्कर में रहते हैं कि अरे कुछ बड़ा होगा तो हम करेंगे, राइट। सो उन सबके लिए मैसेज है कि अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करोगे, आपके इंटेंशन सही हैं, यू नो, सो यू कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। एंड सेकेंड मैसेज इज़ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी कर रहे हो, फोकस ऑन समथिंग दैट इज़ इम्पैक्टफुल। हमेशा बड़े चीज़ पे मत भागो। हो सकता है कोई चीज़ बहुत छोटी हो बट उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। पहचान द स्ट्रीट स्कूल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो एक बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ। कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अच्छा करना। एंड अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। जस्ट वो इंटेंशन सही रखो। एम्बिशियस होने से ज़्यादा इम्पैक्ट पर फोकस करो। एंड बाकी गलतियां करते रहो, सीखते रहोगे आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द राहुल रंजन शो आकाश जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड शेयरिंग आवर स्टोरी। आई गेस मेरे से ज़्यादा, मैं सिर्फ एक फेस की तरह हूँ, बट मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो शायद इतने फेमस नहीं हो पाते या यहाँ नहीं आ पाते, बट उन सबकी बहुत सारे एफर्ट्स हैं। तो जहाँ भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बच्चों की, तो प्लीज़ करिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर पार्ट। आई गेस ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे इनिशिएटिव में। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, हमने सुना आकाश टंडन जी को, जिन्होंने पहचान द स्ट्रीट स्कूल के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया और आज स्ट्रीट के, स्लम के बच्चों के करियर को शेप करने में, उनके फ्यूचर को शेप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कई सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं जो जुड़े हैं और इस इनिशिएटिव में उनका मदद कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप अपने समाज के निचले स्तर के लोगों की मदद करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है इनकम का भी हमारे समाज में। एक बहुत ज़्यादा कमा रहा है और एक इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। एक बेसिक, बहुत अच्छा नहीं, बेसिक भी लाइफस्टाइल नहीं मुहैया करा पा रहे। तो अगर हम कैपेबल हैं, अगर हमें लगता है कि हम लोगों के लाइफ के बदलाव में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ज़रूर आगे आइए, आकाश जी से कनेक्ट होइए, इनके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होइए और अपना योगदान दीजिए। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह, आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन,
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।